नहीं पहचाने न इनको। हम भी जब तस्वीर देखे तो नहीं पहचान पाए थे। ये बालकृष्ण जी हैं, आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि वाले। इनके नुस्खों, सलाहों, जड़ी बूटियों से बनाए गए प्रोडक्ट्स के घर घर में ग्राहक और प्रशंसक हैं। बालकृष्ण जी ने एक अद्भुत काम किया है। जान की बाजी लगाते हुए दुर्गम हिमालयी इलाकों में पहुंचे और नई नई चोटियों, ग्लेशियर को खोज निकाला। सैकड़ों जड़ी बूटियों की खोज की। सोचिए, जिस आदमी के पास जीवन में सब कुछ है, वह अपने शोध के जुनून में सब छोड़कर, जीवन को दांव पर लगाकर हिमालय में भटकता फिरता है। बालकृष्ण ने यह सब कैसे किया, क्यों किया, किसके लिए किया, क्या योजना है, क्या सपना है, क्या कुछ कर गुजरना है? इतने सारे सवालों को लेकर मैं एक दिन पतंजलि हरिद्वार पहुंच गया। आचार्य जी के सहायक देवरियावासी विवेकानंद जी के सौजन्य से आचार्य बालकृष्ण तक पहुंचा और एक एक कर सारे सवाल पूछ गया। देखिए पूरा इंटरव्यू। और हाँ, इस लिविंग लेजेंड को एक सल्यूट देना ना भूलिएगा। आधुनिक भारत में आयुर्वेद के पुनर्जीवन के प्रतीक हैं आचार्य बालकृष्ण। हिमालय के तमाम अभेद्य इलाकों को जीत के ये लोग आए हैं। वहाँ पे ऋषि ग्लेशियर, तमाम जड़ी बूटियाँ। आचार्य जी, पहले तो आपको बधाई, और थोड़ा जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या आपके अनुभव में विस्तार दिया उसने जो है। धन्यवाद। और हिमालय की यात्रा इस बार हम जो गए, सिर्फ हिमालय में जड़ी बूटियों को खोजने के लिए नहीं, हमने हिमालय की यात्रा करी हिमालय को खोजने के लिए जी। तो अनाम और अनारोहित जो हिमालय जहाँ क्षेत्र कभी कोई थे, नहीं पहुँचा था, कोई नहीं पहुंचा और जिनका नाम नहीं था, वहाँ पहुँचने का हमने संकल्प लिया। ऐसी योजना बनी और भगवान की ऐसी कृपा रही, एक ऐसी व्यवस्था बनी। हम लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई तक हम पहुँच पाए। और उन हिम शिखरों का भी हमने इसीलिए अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमने ऋषियों के नाम पर उन चोटियों का नामकरण करने का और ग्लेशियर का नाम भी ऋषि ग्लेशियर के रूप में हमने करने का एक संकल्प लिया, सोचा, पूरी टीम ने विचार किया। क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जब हम वहाँ पर ग्लेशियर में चले जा रहे थे, थोड़ी सी जो हिम शिखर सामने दिख रहा था, तो उसमें सामने एक ऋषि की बड़ी आकृति, बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। तो हमने कहा कि ये ऋषि के नाम पर ही होना चाहिए। मन में भी एक भाव था। तो हमने योग की परंपरा के लिए, आयुर्वेद की परंपरा के लिए और देश की परंपरा के लिए जितने भी वीर, शहीद, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी लोग हुए हैं, उनके लिए राष्ट्र ऋषि, जितने भी योग की परंपरा के लोग, भगवान शंकर से लेकर के और योगेश्वर श्री कृष्ण से लेकर के जितने भी लोग हैं, उनके लिए योग ऋषि, और आयुर्वेद की चरक, सुश्रुत और धन्वंतरि से लेकर के जितने भी ऋषि लोग हुए, उनके लिए योग ऋषि। ये 3 संकल्प के साथ में हमने विचार किया। और जो ग्लेशियर था, उसके सामने जो बहुत बड़ा बामक था, उसका हमने ऋषि ग्लेशियर के रूप में हमने नामकरण करके हमें वहाँ से आने का मौका मिला। और हमने ये सफलता के साथ में ये करके आए। और साथ में हमारी एक टीम, पूरी टीम जो है, वह गंगोत्री से लेकर के गौमुख तक अलग अलग क्षेत्रों में जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ, टोटल वनस्पतियाँ, प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो काम कर रही थी। और उन सारी वनस्पतियों को अभी हम लेकर के आए हैं। अलग अलग पौधों के हर्बेरियम बनाया जा रहा है। लगभग 550 तरह की हमने पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ वहाँ पर खोज की हैं। वो किस तरह से काम हो सकता है, उनमें से कितनी औषधीय पौधे हैं, कितने पौधों को हम औषधीय रूप में ला सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हर्बेरियम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिसमें भी बाहर चर्चा कर रहा था मैं, तो बताया कि मैंने पहले आप लोगों ने खरीदने की कोशिश की थी किसी विदेश से, फिर अपना बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा बन गया शायद। वो कैनवास पेंटिंग्स की बात आप कर रहे हो। देखो, हर्बेरियम आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा विषय है कि अलग अलग वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को हम ला करके उसको संरक्षित करके उसका नामकरण, प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वो लिस्ट हम लोगों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में है। साथ में जितने भी जो पेड़ पौधे हुए हैं, हम लोगों ने अलग अलग आर्टिस्ट को लगा करके कैनवास पेंटिंग्स बनाए हैं। पतंजलि ने करीबन 30-35 हज़ार कैनवास पेंटिंग्स बनाए हैं। अच्छा। तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग्स का जो संग्रह है, वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जिसको क्यू गार्डन बोलते हैं, लंदन में, वहाँ पर संग्रहित किया गया है। पर वो संग्रह करीबन 11,500 पेंटिंग्स ही वहाँ पर हैं। पर उनकी तुलना में आज पतंजलि के पास लगभग 30-35 हज़ार कैनवास पेंटिंग्स हैं।
ये दुनिया का सबसे बड़ी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। और एक बड़ा कार्य है। इसके साथ साथ में लगभग 30-35 हज़ार हम लोगों ने लाइन ड्राइंग्स भी बनाई। इस तरह से हम लोगों ने 65 से 70 हज़ार वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के लाइन ड्राइंग और प्लांट्स है। और जहाँ तक बात करें भारत की प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी की, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 18 से 20 हज़ार पेड़ पौधे ही इस देश के अंदर हैं। यानी कि जितने पेड़ पौधे इस देश के अंदर हैं उससे 3 गुना से ज़्यादा पेड़ पौधों की लिस्ट, उनकी जानकारियाँ, उनका डेटा और डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। क्या बात है, शानदार। मेरा एक सवाल है सर कि दुनिया परेशान है मानसिक रोगों से, मनोचिकित्सा से, एलोपैथी को लेकर तमाम बातें होती है, लेकिन अंततः वो उसका नशा हो जाता है, लोग सोने के लिए दवाएं खाते हैं। हार्मोन्स और केमिकल्स जी, ये संपूर्ण रोगों की समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। जब तक विचार की स्थिति पर हम चीज़ों को समाधान नहीं दे पाएंगे तब तक मानसिक विकारों का कोई इलाज नहीं हो सकता। साइकेट्रिक लोग आजकल हैं, मानसिक चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, परंतु कहीं ना कहीं मनोविज्ञान पढ़ाया भी जा रहा है, परंतु मनोविज्ञान को जब तक हमारी भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्म विज्ञान है उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, न तो मनस्थिति को न तो मनोविज्ञान को पूरी तरह से समझा जा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनके लिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से ध्यान, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, उनके साथ साथ में बहुत सारी वनस्पतियाँ, औषधियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं। जैसे हम लोग देते हैं मेधावटी है, बहुत कारगर है, अश्वगंधा है, सारस्वतारिष्ट है, इस तरह से बनी हुई औषधियाँ भी उसके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। बिल्कुल, मैं फिर से उसी पे आऊँगा। आप लोगों की जो हिमालय की खोज और जड़ी बूटियों की खोज है, और बिल्कुल एक तरह से हिमालय के भीतर छिपे हुए अज्ञात हिमालय को खोजा आप लोगों ने। भय नहीं लगा आचार्य जी कि मैंने प्राण भी जा सकता है यहाँ पे, मैंने जिस तरह का रिस्क वहाँ पे था? हाँ, वो भगवान ने अभी देखा कितनी बड़ी त्रासदी, अभी कुछ दिन पहले आपने सुनी होगी। बिल्कुल। बड़े दिल को एक दहलाने वाली और हृदय को द्रवित करने वाली घटना घटित हो गई। हमारी जो युवा पर्वतारोही हैं, जो देश के भविष्य थे और हमारे देश के धरोहर थे, जो देश के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करने वाले थे, ऐसी हमारी दिव्य आत्माएं हमारे बीच में से चली गई। तो कई लोग तो हमसे पूछते रहे, बोले आपकी टीम में से तो कोई नहीं था। तो अब जब से मैं वहाँ होकर के आया तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्वतारोही वो हमारी टीम का ही पार्ट है। हमें भी बहुत पीड़ा हुई, अपने ही देश के भाई बंधु थे, कुछ तो ऐसे थे जो एक इकलौते परिवार के लिए भरण पोषण कमाने वाले लोग थे, तो उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि है। उसके साथ साथ में हम जब गए तो हमको भय तो नहीं लगा, भय यही रहता था कि हम कैसे पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मृत्यु का भय नहीं था क्योंकि कभी इस तरह से सोचा भी नहीं, बस पहुंचने का। हाँ, कभी कभी लगता था कि अब इतना दूर है, अब एक दिन हम लोग 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा चलते थे, लगातार हम चलते रहते थे। तो जो अच्छे जो शेरपा थे वहाँ पर, जो हमारे पोर्टर थे, उनकी तो क्योंकि हिमालय में चलने की थोड़ी आदत होती है, तो वो सामान लेकर के भी उसे दुर्गम जगह पर जा रहे थे। फिर भी हम प्रयास कर रहे थे कि हम किस तरह से हम चल पाएंगे, किस तरह से हम चढ़ पाएंगे। तो प्रयास करते हुए हम धीरे धीरे हम जा रहे थे। भय नहीं था, बस यही था कि ग्रेविटी, एयर प्रेशर, ये कुछ, हाँ वो बहुत था। कई लोगों को हम लोग कह रहे थे, साथ वाले भी, कुछ तो जो बार बार हिमालय में जाने वाले लोगों को भी सर में दर्द था, रात को नींद नहीं आनी, ये होनी वो होनी, सामान्य है। पर हमारे को कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, हम नॉर्मली जाते रहे। हमको एक लगता था कि हाँ, भोजन वगैरह को लेकर के कुछ भी खाते थे तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्ट लगता था, तो हमने बहुत अल्प भोजन पर, लोग उल्टा वहाँ का जो कथन था, हिमालय के जो ट्रैकर जो अनुभव थे, जैसे प्रिंसिपल साहब कहते थे कि आचार्य जी यहाँ तो कैलोरी के लिए हमको ज़्यादा खाना चाहिए, पर मैंने देखा उल्टा। मैंने कहा जी, मैंने थोड़ा भी यदि खाने का प्रयास किया तो मेरे लिए अनकंफर्ट है, मेरे को खाली पेट रहने दो। लगभग आधा पेट पर या खाली पेट पर, एक तो रुचिकर भी नहीं था भोजन और ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं वहाँ खाने के लिए, पर हमने कम से कम हाँ लिक्विड आहार पर ही हम ज़्यादा रह करके हम चढ़ते रहे। एक तरह से आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही भोजन बदला, जो हाँ, जो भी परमात्मा की व्यवस्था रही, क्योंकि इस तरह का कोई हमारा एक्सपीरियंस था नहीं, अनुभव था नहीं। हम अनाड़ी थे हिमालय पे इस तरह से पर्वतारोहण के लिए, तो पर पहली बार में ही हम एक सफल होकर के आए, ये परमात्मा की व्यवस्था थी।
आचार्य जी, मैं एक विजन का सवाल पूछूंगा कि पूरी दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र के जो माफिया हैं उनका जो नेक्सस है वो राज करता है एलोपैथी का। क्या भारत विश्वगुरु बनेगा चिकित्सा में? क्योंकि हमारे पास जो विचार, आपने कहा ना, विचार की ताकत, जो पेड़ पौधों खान पान के जरिए बदलने की ताकत, योगा के जरिए, जो पूरा एक कॉम्बो है अपने पास। देखिए, अभी लोग केमिकल और कृत्रिम चीज़ों से, कृत्रिम जीवन से, केमिकल की औषधियों से, दिखावट की जिंदगी से लगभग ऊब चुके हैं। ऊब करके वो प्रकृति, नेचर, प्राकृतिक चीज़ें, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं। तो एक समय आएगा, केमिकल इमरजेंसी के लिए होगी, रूटीन चिकित्सा के लिए, जैसे कहते हैं ना, अल्टरनेटिव एलोपैथिक बनेगा। और मुख्य चिकित्सा की धारा में हमारी आयुर्वेद की परंपरा, योग की परंपराएं आएंगी, आ रही हैं, लोग स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार अवश्य करेंगे। कोई एक वर्ल्ड प्लान आपने कुछ ऐसा दिमाग में बना रखा है कि हम इस समय तक, मतलब पतंजलि को एक्सपेंड होने में बड़ी संभावनाएं मुझे लगती है। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पूरे 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जी। अलग अलग तरह के रिसर्चेस और डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, पेटेंट वगैरह भी उसका ले रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम वर्ल्ड के टॉप लेवल के जर्नल्स में हमारे आर्टिकल, रिसर्च पेपर अभी पब्लिश्ड हो रहे हैं। यही उपाय है, दुनिया को जितना जल्दी आप दुनिया की भाषा में समझा सकेंगे, उतना ही आपकी चीज़ दुनिया में स्थापित हो पाएगी। तो एक तरह से ये क्रांति है दुनिया को बदलने की, जो भारतीय तरीके से संभव है। और हमारे पास ये अतीत से सब चीज़ें रही हैं, लेकिन इसको बहुत आगे नहीं बढ़ा पाया कोई, या बहुत निजी तौर तक सीमित रहा। हाँ, उसमें एक जो विजन और दृष्टि होनी चाहिए, जितना होना चाहिए था वो अभाव रहा है। अब जितना बन पाए हम उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हिमालय और जड़ी बूटियों की खोज का ये अभियान जारी रहे और आगे फिर आप लोग जहाँ फिर नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आचार्य जी क्रॉस कर रहे हैं रिवर, रगबन ग्लेशियर की सबसे बड़ी रिवर। और फाइनली आचार्य जी ने रिवर क्रॉस कर ली। मौसम बहुत ख़राब है एंड पानी रिवर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आचार्य जी रिवर की दूसरी तरफ आ गए। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस किया।